बच्चों ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए लेके आया हूँ जो अभी क्लास 12th में हैं और आप नीट 2026 देने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टेरर अटैक आपके ऊपर ही हुआ है। ये कम्युनिटी अभी सबसे ज़्यादा डर में है, खौफ में है। एक खौफ ये कि जो 11th में पढ़ रखा था या पढ़ रहा है या पढ़ लिया है, क्या वो सफिशेंट है? क्या वो सफिशेंट है? एक दूसरा जो बिल्कुल नेस्ते नाबूद हो चुके हैं इस पेपर के बाद से, वो कम्युनिटी है जिसने 11वीं क्लास वेस्ट कर दी है। ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं अच्छे से और कुछ एमसीक्यूज भी ठीक ठाक प्रैक्टिस किए हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेपर जो है कितना डिफिकल्ट था, कितना आसान था, ये सिर्फ कट ऑफ आने के बाद बोला जाएगा। कट ऑफ में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आता है तो पेपर डिफिकल्ट था, बट आपको कुछ 5-7 डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने थे, जो कि लोग साइकोलॉजिकली अटेम्प्ट करने के पीछे बहुत बुरी तरीके से फंस गए। ठीक है, पेपर डिफिकल्ट से ज़्यादा लेंदी था। लेंदी होने की वजह से बच्चे बस सॉल्व करते रह गए, कैलकुलेशंस करते रह गए। जब कैलकुलेशन एक बार गलत हुई उसमें फंस गए। नीट 2025 की बात कर रहा हूँ, तो आपको इंटेलिजेंटली कुछ क्वेश्चंस को छोड़ना भी आना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि मैं अब जो बात करूंगा, आपने जो पढ़ाई कर रखी है, अपने प्रेजेंट टीचर से पढ़ रखा है, जो भी पढ़ रहे हैं आप उनसे आप डिस्ट्रस्ट शो मत करिए। सारे ही टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं और मेरे को उम्मीद है कि नीट 2025 के बाद जिनका लेवल थोड़ा सा कम था, वो जाहिर सी बात है थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। नहीं तो आप अपना लेवल बढ़ा लीजिएगा फिजिक्स के अंदर और फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जेई के प्रीवियस, जेई मेंस, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस की बात मेरे से मत करिएगा, ज़रूरत ही नहीं है एडवांस की। जेई मेंस के 10 नहीं 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिक्स के चैप्टर्स के अंदर। काम बन जाएगा। जितना आपको लेवल चाहिए इससे ऊपर पहुंच जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होगा, इससे कम ही चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने नोट्स बना रखा है, पढ़ाई कर रखी है, जिससे पढ़ रहे हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी अपने आसपास, अपने घर के बगल में जाकर के एक फिजिक्स के अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए जो आपके 10 डाउट क्लियर कर पा रहा है, बिना आपको ये बोले कि ये मत पढ़ो, ये पेपर में नहीं आएगा, या ये मुश्किल है, कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। सिंपल। लेकिन अगर आपके आसपास कोई टीचर नहीं है, ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी कहीं पे भी पढ़ लीजिए, सब अच्छा पढ़ाएंगे। पढ़ा रहे थे भी अच्छा और आगे भी अच्छा पढ़ाएंगे। थोड़ा सा आप अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। सवाल आजकल यूट्यूब पे ये उठा है, अब किससे पढ़ें, किससे पढ़ना चाहिए, किससे नहीं, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सोचिए कि कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, कैसे पढ़ने में आपको थोड़ा सा इनपुट ज़्यादा देना है, टाइम का इनपुट ज़्यादा दीजिए, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ा लीजिए। एक चैप्टर में एवरेज तौर पे 15 सालों के अंदर, एवरेज बोल रहा हूँ, 100 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होंगे जेईई मेंस के। तो 100 क्वेश्चन करना मतलब एक दिन में 2 घंटे में आप आराम से 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन बोल रहा हूँ 2 घंटे में, तो मुश्किल से आपके लिए कुछ एक चैप्टर के मान लीजिए 5-6 घंटे, और अगर आप मानेंगे 5-6 घंटे और टोटल अगर आप 28 चैप्टर भी मान लेते हैं, 30 चैप्टर भी मान लेते हैं, तो 100-150 घंटे आपके लिए एक्स्ट्रा आए हैं पढ़ाई के लिए फिजिक्स के अंदर। और वो 150 घंटे को आपको इन 300 दिनों में अकोमोडेट करना है। आप कर लीजिएगा, कैसे करना है, प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है उन बच्चों की जो 11वीं पूरी वेस्ट कर चुके हैं, या तो 11वीं में कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, या कोचिंग ज्वाइन करी, ऑफलाइन ज्वाइन करी, बट उसमें आप जब तक कुछ समझने लायक हुए बहुत देर हो चुकी थी। आप 11वीं क्लास में, जेन्युइन बात है, मैंने अपनी 11वीं वेस्ट करी ऑलमोस्ट। 12वीं में कम बैक किया, डीटीयू से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी। तो प्रॉब्लम क्या है कि 11वीं वेस्ट आपकी नहीं हो रही, 11वीं वेस्ट 90% बच्चों की वेस्ट होती है, और होती भी नहीं है तो भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि 11वीं में आप जब तक समझने लायक हुए, मैंने बोला, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन, बहुत से बहुत प्रोजेक्टाइल से ज़्यादा नहीं पहुंच पाते हैं आप जुलाई तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 4 महीना निकल गया और आपने तब तक सिर्फ, मैं बोर्ड की वेटेज करता हूं, बोर्ड की वेटेज के हिसाब से सीबीएसई की जो 11th क्लास की सीबीएसई के पेपर की वेटेज, उसमें 3 नंबर फाइनल में यूनिट्स एंड डायमेंशन है, एवरेज बोल रहा हूं, 3 का 4 भी हो सकता है, चलिए। और मुश्किल से ये प्रोजेक्टाइल तक, पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन से प्रोजेक्टाइल तक, काइनेमैटिक्स पूरा 10 नंबर का बोलते हैं, वो 8 नंबर मान लीजिए, सर्कुलर मोशन अगर 2 का लगा, 11 नंबर की पढ़ाई होती है 70 में से। तो इसलिए सारी दिक्कत होती है। जब आप कैलकुलस पढ़ने के बाद थोड़ी फिजिक्स समझने के लायक होते हैं, तुरंत ही आपके हाफ ईयरली आते हैं, जिसमें आपका सितंबर पूरा का पूरा चला जाता है। सितंबर के बाद अक्टूबर का टाइम, नवंबर का टाइम, दशहरा, दिवाली, इन चीज़ों में भी बहुत जाता है, और पता लगता है बहुत से स्कूल्स जनवरी एंड से ही आपके फाइनल स्टार्ट कर देते हैं। तो जब तक आप समझने लायक हुए, 14 चैप्टर मैं बिलीव करता हूं कि मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स में भी कंप्लीट नहीं कराए जाते हैं,
कुछ ना कुछ चैप्टर 11th में ओमिटेड होते हैं, कोई थर्मल नहीं कराता तो कोई थर्मोडी नहीं कराता, तो कोई केटीजी छोड़ देता है। आप समझ रहे हैं, कोई वेव्स में कहता है कि बीट्स नहीं आएगा आगे का, या ऑर्गन पाइप्स नहीं आएंगे, बस थोड़ा सा आएगा। तो अगर 11th वेस्टेड है, घबराने की बात नहीं है। सवाल अब अपने आप से ये मत पूछिए कि मैं किससे पढ़ूं, सारे अच्छे टीचर्स हैं, मैं कैसे पढ़ूं ये सोचिए। तो क्विकली कम बैक करने का मैंने एक तरीका सोचा है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। तीनों सब्जेक्ट्स में एक बार केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा, थोड़ी सी फिजिक्स करूंगा, बायोलॉजी में जितना मैं जानता हूं मैं उतना आपको बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहली सी बात है कि ये बात मैं आपसे बता चुका हूं, है ना। अब अगला केस डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री के देखिए 11वीं के चैप्टर, केमिस्ट्री में मैंने जब पढ़ा था भाई 18 चैप्टर होते थे 12वीं के अंदर और 13-14 11वीं के अंदर, तो आपका सिलेबस केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। तो देखिए 11th में एक चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस, पहला ही चैप्टर है। इससे आप मैप कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशंस पढ़ना है, सॉल्यूशंस के अंदर फिर से मोलारिटी यूज होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर मोलारिटी यूज होता है। मोलारिटी और आगे स्टार्टिंग में बहुत सारे आपने देखे हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, स्ट्रेंथ हो गया, पीपीएम हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में मिलेंगी। स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चन भी आपके सॉल्यूशंस चैप्टर में है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के इक्विमोलर मिक्सचर को आपने हीट किया है ना, इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सॉल्यूशन से पहले कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया है सॉल्यूशंस तो अब कर लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब आपका 11th क्लास का चैप्टर जो है रिडॉक्स, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप रिडॉक्स क्वालिटेटिवली पढ़ते थे कि भैया MnO4- के परमैंगनेट आयन Mn2+ में कन्वर्ट होता है, एसिडिक मीडियम में लाजवाब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस अब आप पूछ लेंगे कि ठीक है, ऐसा करने के लिए कितनी बिजली देनी पड़ेगी, कितने फैरेडे में बिजली देनी पड़ेगी। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे 1 फैरेडे बोलते हैं, 96500 कूलम अप्रॉक्सीमेटली। तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर उसी रिडॉक्स के क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। कितनी बिजली देने पे ऐसा होगा बताइए ना। एक मोल के MnO4- को Mn2+ में कन्वर्ट करने के लिए बिजली कितनी देनी है ना, सिंपल। तो ये कहानी आएगी, सिंपल तो नहीं, मतलब हाँ मेहनत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो यहां पर रिडॉक्स से मैप कर सकते हैं, आपको रिडॉक्स आना चाहिए। काइनेटिक्स आपका इंडिपेंडेंट चैप्टर है 12th का, तो इसके लिए आपको कोई खासा 11th की चीजें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक D&F ब्लॉक चैप्टर के अंदर फिर से आप रिडॉक्स देखेंगे कि MnO4 और K2Cr2O7 लाजवाब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। उनकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस होते हैं कि एसिडिक मीडियम में वो Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करते हैं, H2S को सल्फर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, SO2 को SO4 में करते हैं, ऑक्सलेट को CO2 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको रिडॉक्स बैलेंसिंग आती है। तो D&F ब्लॉक के अंदर जो काफी सारे रिएक्शन है कि MnO4 K2Cr2O7 के, वो खत्म हो जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर उनकी 2 प्रिपरेशंस हैं, वो आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी आता हो तो चल जाता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह हो गया, इसमें ये हो गया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ना। आप पढ़ लेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कि भाई साहब लेफ्ट टू राइट में ऊपर नीचे में कभी कभी साइज सेम आ जाता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इस चीज को, आप पढ़ लेंगे, है ना। आप पढ़ लेंगे ये चीजें, जब आप पढ़ेंगे 12th में तो आप सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर आप रिडॉक्स और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को 11th क्लास का जो है आप D&F ब्लॉक से पहले अगर कर लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक दिन लगा के आप लगा लेंगे इस चैप्टर को, चलेगा, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आप अगर आप बॉन्डिंग कर लेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा इस्तेमाल हो जाएगा। इसमें भी VBT आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आता है, इसमें भी VSEPR आता है, ठीक है। इसमें भी वो sp3d2 आता है, D2sp3 नई चीज आएगी आपके लिए 12th में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपका यहां पर हमने कवर किया बॉन्डिंग भी, ठीक है। आप हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ये 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे कि SN1 रिएक्शन के प्रति, इसमें SN1 SN2 आएगा, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, अल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर में भी डिहाइड्रेशन आ जाता है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन की चीजें आ जाएंगी, कार्बोकटायन, कार्बोनेट सब आएगा। एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर पर्टिकुलरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे। अमाइंस में लाजवाब क्वेश्चंस होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के। तो इसके कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11th की थी, बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, +I इफेक्ट, -I, +R, -R, +E, -E, +E, उतना यूज नहीं होता, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, सॉरी ऑफ एनी ग्रुप, ठीक है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कौन सा +R दिखा रहा है, कौन सा -R, कौन सा OP डायरेक्टिंग, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग, किससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, किससे घट सकती है, ये आपको GOC मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इस बार मन से सोच के बैठा हुआ हूँ कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसी IIT में आती है, जो होता वही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट खतरनाक तरीके से पूछा जाता है। आप GOC के, मैं आपको बता रहा हूँ, PYQ लगा लीजिएगा और PYQ JEE मेंस के जितने मिले सारे लगा लीजिएगा, 10 साल के मत लगाइएगा, जितने मिले उतने लगा लीजिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उन PYQs में, बहुत कुछ। अगर आपने ये लगा लिया आपका काम बन जाएगा,
ठीक है। जीओसी में जब आप पहुंचेंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा 80 90 100 क्वेश्चन है मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में लगाने वाले। किसकी क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, कौन किससे कैसे रिएक्ट करेगा, किसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कौन सब्स्टिट्यूशन के प्रति रिएक्टिविटी ज़्यादा दिखाता है, पूरी केमिस्ट्री मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, वैसे भी मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। ठीक है, आइए अब क्या है, हमने क्या किया यहाँ पर जीओसी को कवर करा। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है बात यहाँ पर कि अगर आप पी ब्लॉक करते हैं तो पी ब्लॉक में भी जो है ना आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह करने होते हैं कि भाई अगर आपने PCl5 को हीट किया तो PCl3 और Cl2 में टूटा है, क्योंकि 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स नहीं टूटते, एक्सियल बॉन्ड लंबे और वीक होते हैं इसलिए टूट जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको केमिकल बॉन्डिंग करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जब आप करते हैं तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर एनायन कैटायन डिटेक्शन में आपको इक्विलिब्रियम रिडॉक्स दोबारा यूज हो रहा है। टाइट्रेशंस वगैरह के अंदर रिडॉक्स का लाजवाब इस्तेमाल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पीपीटी कब बनेगा कब नहीं बनेगा, इसमें इक्विलिब्रियम का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा टाइम लगा के इक्विलिब्रियम धीरे धीरे करना पड़ेगा जब आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करने के लिए आते हैं। अब रह जाता है आपका यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के लिए मैं इतना चिंतित नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा फैक्ट बेस्ड चैप्टर है और रिएक्शन जो अननोन है, टिस्चेनको रिएक्शन, नोविनाजेल्स रिएक्शन, आप समझ रहे हैं, वो नहीं आ सकता नीट में क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी फैक्ट नहीं पूछे जा सकते। अगर फैक्ट पूछने पे आ गए तो आपको पता होगा आज जो बात कर रहे हैं ना आप लोग कि मेरे इतने नंबर आए, अब से मैं जेईई एडवांस पढ़ के जाऊंगा, तो जो जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना वो भी जेईई एडवांस नहीं पढ़ के जाते हैं। आप जानते नहीं है कि आप किस समुद्र की बात कर रहे हैं। तो फैक्ट बेस्ड चैप्टर्स में आपको कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा करने की, और ये आप कभी भी अपनी कन्वीनियंस पे कर सकते हैं। एक थर्मो चैप्टर है जो खासा लिंक नहीं है कहीं 12th के चैप्टर से, आप इसको भी जब आपकी कन्वीनियंस हो आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप 12th की फिजिक्स से मैप कर सकते हैं। बड़ा स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेसिक सा चैप्टर है, इसमें आपको सारी केमिस्ट्री में इस्तेमाल हो जाता है जाकर के। आगे जाके मॉडर्न फिजिक्स आप देखेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स का ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको सारा कुछ पता है, थॉमसन्स मॉडल से लेकर के बोर मॉडल आ जाएगा, बस बोर मॉडल के बाद रदरफोर्ड आ जाएगा। रदरफोर्ड में केमिस्ट्री में सिंपल रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बताया, बट फिजिक्स में एक नई चीज इंपैक्ट पैरामीटर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप बस केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी चीजें करते हैं कि भाई रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दीजिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बना दीजिए, टोटल एनर्जी बता दीजिए। वहाँ पर थोड़ी और चीजें आ जाती हैं कि टाइम पीरियड बता दीजिए इलेक्ट्रॉन का। कहाँ पर 12th की फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है एटम्स और एक है न्यूक्लियाई, वहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ आएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट बता दीजिए जो इस बार नीट में आया, मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर बता दीजिए, करंट बता दीजिए इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, है ना, फ्रीक्वेंसी बता दीजिए, ओमेगा बता दीजिए। तो ये सब चीज़ें और एक्स्ट्रा आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को उठा के आप फिजिक्स के एक चैप्टर से मैप कर लीजिएगा, वहाँ कर लीजिएगा। आ जाइए और फिजिकल केमिस्ट्री में आप जो है ना, आप कोई भी जो आप नोट्स प्रेफर यूज़ कर रहे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में आप 100 क्वेश्चन कर लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 200 क्वेश्चन, और इनऑर्गेनिक में आप 100 या 200 कर सकते हैं जो भी बेसिक नीट लेवल के। उसके बाद आपको जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर 15 साल कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो 10 साल कर लीजिए। एडवांस का एक भी क्वेश्चन छूने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये 12th क्लास है, 12th क्लास के पैरेलल में आपको 11th कैसे करनी है मैंने बताया। मैंने थर्मोडी और हाइड्रोकार्बन के लिए बोला आपके लिए कि आप जब चाहें जैसे मर्जी चाहें कर लीजिएगा। इनऑर्गेनिक के इन चारों ऑर्गेनिक को स्टार्ट होने से पहले हाइड्रोकार्बन कर लीजिएगा। कोई ऐसे खासा बात नहीं है, एल्केन एल्कीन अल्काइन के अंदर ऐसी कोई खासा बात नहीं है, ये एनसीईआरटी से भी किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैंने आपको बता दिया, आप 12th की फिजिक्स के साथ कर सकते हैं, थर्मोडी आप अपनी कन्वीनियंस पे करेगा। आ जाइए फिजिक्स की बात करते हैं क्विकली। ठीक है, तो फिजिक्स में कलेश है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे 11th के फिजिक्स के चैप्टर जो हैं वो 12th में कहीं यूज नहीं हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा वेक्टर यूज होता है यार, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस होता है। आप ये मुझे मत बताइए, मुझे तो पता ही है ना। ठीक है, तो बस उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ यूज नहीं हो रहा खास। तो ये पूरी मैकेनिक्स थी और पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्लस ऑप्टिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स है। तो यहां आपको इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा। मैं बिलीव करता हूं कि फिलहाल यूनिट्स एंड डायमेंशंस को आप बहुत तगड़ी वेटेज थी नीट में, कम से कम 4-5 क्वेश्चन थे। एरर्स का एक क्वेश्चन था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वर्नियर कैलिपर का एक क्वेश्चन था, डायमेंशन एनालिसिस का एक तगड़ा क्वेश्चन था और 1-2 क्वेश्चन और डायमेंशन एनालिसिस से हो रहे थे। तो 4-5 क्वेश्चन की वेटेज है, बट कोई बात नहीं। आप इसे ऐसा तो नहीं है ना कल ही नीट देना, आप इसे अपनी कन्वीनियंस पे बाद में भी कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन और वेक्टर थोड़ा बेसिक हो जाता है। स्ट्रेट लाइन और वेक्टर अगर आप 2D करेंगे तो उस समय प्रोजेक्टाइल करते करते आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। वेक्टर का मैं मान के चलता हूं कि आपको पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक आइडिया तो हो गई। तो अब यहां पर पकड़िए प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन को आप कैसे भी करके मई और जून तक निपटाने की कोशिश करिए, अपार्ट फ्रॉम आपके 12th क्लास। क्योंकि आपके 12th में अप्रैल में और आधे जून तक सिर्फ 3 चैप्टर होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अप्रैल में और आधे जून के अंदर सिर्फ 3 ही चैप्टर हो पाते हैं, मुश्किल से। तो यहाँ पर चैप्टर का डिफिकल्टी लेवल है, बट उतने ज़्यादा नंबर में नहीं भाग रहे, वहाँ पर सिलेबस तेज़ी से नहीं भाग रहा है। तो यहाँ पर आपको ये जैसे भी करना ही पड़ेगा। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है,
आज के आज कर लिया है चैप्टर 1 और 2 तो आप ग्रेविटेशन निपटा सकते हैं। एक दिन लगा दीजिए, आज का चाहे कल का चाहे परसों का, किसी भी दिन जो आपकी कन्वीनियंस हो। जिस दिन अगले दिन आपको स्कूल ना जाना हो, आपकी छुट्टी आ रही हो, तो आप एक दिन लग करके अच्छे से ग्रेविटेशन कर लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है रिंग की एक्सिस पे, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड भी निकल जाती है एक रिंग की एक्सिस पे। ठीक है, फॉर्मूले बिल्कुल एनालॉगस होते हैं, बस Q मास से रिप्लेस हो जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल G से रिप्लेस हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बस एक केपलर्स लॉ, एक सैटेलाइट्स और एक एस्केप वेलोसिटी करके जो टॉपिक है वो आपका थोड़ा यहाँ पर नया रहेगा। बाकी ग्रेविटेशन इज मोर और लेस, इवन लेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, इनफाइनाइट शीट में अगर एक होल कर दिया जाए, सर्कुलर होल, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पूछी जाए, आप निकाल लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में हालत खराब हो जाती है आपकी। ठीक है, क्योंकि उस समय आपका एक तो मैथ्स इतना स्ट्रांग नहीं होता है, दूसरा आपकी थिंकिंग उतनी डेवलप नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर हमने बात करी इन चैप्टर्स की, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंटली करने पड़ेंगे, इनकी मैपिंग नहीं हो सकती है। उसके बाद ना एक टाइम आता है, ये अगस्त का टाइम, जून के बाद देखिए जुलाई और अगस्त में मैंने 11th की कहीं बात ही नहीं करी है। ठीक है, जुलाई और अगस्त में आपको 12th ही पढ़ना पड़ेगा। ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी तक हमने यहाँ निपटाया। मैग्नेटिक्स एक अच्छा चैप्टर है, 4th, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैंने शॉर्ट में लिखा है। मैग्नेटिज्म मैटर फ्री के नंबर है, छोटा सा चैप्टर है। EMI, AC, EM वेव्स, ये आपकी पहली बुक हो जाती है 12th की। आपको ये पूरा, उसके बाद आपको जुलाई और अगस्त तक जो है 12th पे ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अगर आप 12th स्टडिंग तो सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स है, पूरा सितंबर आपका हाफ ईयरली एग्जाम खा जाएगा। ठीक है, या तो आप इतने निर्लज हो जाइए कि आप सोच लें कि हाफ ईयरली में कितने भी कम नंबर आ रहे हैं चलेगा, जो कि आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एडवांस के बच्चों की तो ये थिंकिंग होती है कि हमें कम ही अटेम्प्ट करके आना है, बट लाजवाब बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बट नीट में ऐसा नहीं है, आप जानते हैं एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए आपको। उसके बाद जो मुझे लगता है कि जैसे आपके हाफ ईयरली खत्म होते हैं ना, ये कहानी होती है सितंबर एंड की, उसके बाद से स्कूल थोड़ा ढीला पड़ जाता है। बाद में आते हैं दशहरा ब्रेक, दिवाली ब्रेक, और बीच में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आते हैं। तो आप उस दशहरे से दिवाली के बीच में यहाँ पर आप इन 4 चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका सॉलिड्स, थर्मल, थर्मोडी, KTG। ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप मेहनत करके पढ़ते हैं तो ये एक चैप्टर एक दिन का है। आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, थर्मल, थर्मोडी, KTG छोटे चैप्टर्स हैं। फ्लूइड्स आपको देखना पड़ेगा, अगर आप कर पाते हैं इस बीच में तो बहुत अच्छी बात है। इस बार वही सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन आया था जिसके लिए हाहाकार मचा था। इसे दुनिया छोड़ भी देती तो सिलेक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर किसी के 400 नंबर आ रहे हैं तो वो फ्लूइड्स वाले क्वेश्चन की वजह से तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का बैलेंस बनाना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, आइए उसके बाद बात आ जाती है कि SHM और वेव्स, ये थोड़ी आप अपनी कन्वीनियंस पे कर लीजिएगा। वैसे तो थोड़ा सा रिलेटेड है ये ऑल्टरनेटिंग करंट SHM से, और वेव्स में आप EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव ऑप्टिक्स के बीच में कहीं अगर आप वेव्स को फंसा पाए तो फंसा लीजिएगा, नहीं फंसा पाए तो कोई बात नहीं है। अगर आपने इतनी भी 11th कर ली है दिवाली दशहरा तक, अगर आपने इतनी भी 11th कर ली है तो आप ये 2 चैप्टर को अफोर्ड कर सकते हैं कि आप इसे बाद में कर लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, जब आपकी कन्वीनियंस हो। ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, मैंने आपको बताया कि डुअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो 11th क्लास का था उसका थोड़ा बड़ा वर्जन है और कुछ नहीं है। इसमें ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है पूरे चैप्टर में और डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। एटम्स में वही बोर मॉडल, वही रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल आप जानते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स भी एक इजी चैप्टर है, इसमें लॉजिक गेट्स वगैरह, डायोड्स वगैरह के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको वो करना होता है। बट ये चैप्टर ओवरऑल अगर पढ़ने की बात की जाए तो अगस्त के बाद से बस एक रे ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर रहता है, वेव ऑप्टिक्स में 6 घंटे, डुअल नेचर 4 घंटे, ये 5 घंटे, एटम न्यूक्लियर टोटल 5 घंटे हैं और सेमीकंडक्टर 6 घंटे, तो इतनी कहानी बचती है। ठीक है, तो आपको बीच में चोरी चुपके टाइम निकाल के 11th करनी पड़ेगी। बहुत से लोग ये करते हैं 1 ईयर कोर्स के अंदर कि हम पहले पूरी 12वीं कराएंगे, क्योंकि आप 12वीं को अभी छोड़ नहीं सकते, उसके बाद आप 11वीं करिए। मैं आपको बता रहा हूँ कसम से, वहाँ 12वीं भी नहीं होगी और 11वीं भी नहीं होगी। बायोलॉजी में हाथ तंग है भाई लोगों, बहुत खराब नंबर आए थे 12वीं के अंदर। पिछली बार नीट दिया था 605 नंबर आए थे, जूलॉजी में 165 थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में 170 थे, दोनों बार केमिस्ट्री में 2 बार दिया मैंने नीट। फिजिक्स में भी ऐसे ही होंगे 170-75, एक आध सिली मिस्टेक तो पता नहीं, मैं पुतला हूँ गलतियों का, एक आध सिली मिस्टेक मैं हमेशा ही करता हूँ। एनीवेज, ठीक है, बायो में मेरे जूलॉजी में 165 थे। पिछली बार बॉटनी में 100 नंबर रह गए, बॉटनी पढ़ के ही नहीं गया, रिवाइज करके नहीं गया, शायद मेरे पास वो मोटिवेशन नहीं है डॉक्टर बनने का, मैं बस मजे मजे के लिए एग्जाम देता हूँ। ठीक है, और मैंने फिर भी रात के 10 बजे अपने इंस्टीट्यूट से आके, सुबह 12 बजे जाके, रात के 10 बजे इंस्टीट्यूट से आकर के खुद एक चैप्टर के नोट्स बनाए हैं बायो के। आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको अपने नोट्स दिखा दूंगा, मेरे हाथों के लिखे हुए, आप मेरी राइटिंग पहचान सकते हैं, है ना। तो मैंने वीडियोस देख करके नोट्स बना के, वीडियो से पीपीटी मत लीजिएगा प्लीज़, पीपीटी की स्क्रीनशॉट मत खींचिएगा, आपको सीधे शॉट लगेगा नीट में, शॉट और शॉक सब।
ठीक है। तो मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूँ, अगर 12th के बच्चों को देखिए बायो का तो मैं स्ट्रैटेजी उतना अच्छे से बताने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं उतनी अच्छे से चैप्टर उतने अच्छे सब्जेक्ट को नहीं जानता हूँ। बट मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि 12वीं की जो बायोलॉजी है ना वो 11वीं के आगे कहीं स्टैंड नहीं करती। भैया पढ़ी तो मैंने दोनों ही है, 11वीं 12वीं सारी, ठीक है। अभी पढ़िए, पिछले साल 605 नंबर आए थे, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे होना भी नहीं था। और आप कहेंगे आपके लिए तो मैं आपके लिए अगले साल दे के भी दिखा दूंगा और सेलेक्ट होकर दिखा दूंगा, मुझे कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती अपने लिए, ठीक है। आइए, मैं आपसे कह रहा था कि ना 12th के अंदर देखिए एक और बात, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था ना 11वीं क्लास में, 11th क्लास जुलाई से स्टार्ट होती थी। मैं बहुत लंबी वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बस क्विकली समझाना चाहता हूँ कुछ बातें। मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं 11वीं क्लास हमारे टाइम में जुलाई से स्टार्ट होती थी, 2 मैथ्स की बुक होती थी मोटी मोटी, ठीक है। आर.डी. शर्मा 2 आती थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 11th में था, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 10-10, 11-11 एक्सरसाइज थी। जितना लोग IIT के अंदर पढ़ते हैं ना मैथ्स, उसका 50% पार्ट तब CBSE में हुआ करता था, कम से कम NCERT में नहीं तो आर.डी. शर्मा के अंदर। मैंने पूरी सॉल्व्ड और पूरी अनसॉल्व्ड आर.डी. शर्मा अपने आप, तब गूगल पे आंसर नहीं होते थे, खुद सॉल्व करी थी, दोनों बुक्स 3 महीने के अंदर, अप्रैल में जून के अंदर। थोड़ी थोड़ी फिजिक्स केमिस्ट्री करी थी, वो अपने आप उतनी हो नहीं पाती थी, उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। आज आपके पास हज़ारों रिसोर्सेज थे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, ठीक है। मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली। तो उसके बाद मेरे को एक अपर एंड था कि अब बस फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी थोड़ा हाथ तंग था तो बायोलॉजी कम ही पढ़ता था, पेपर से पहले बस याद कर गया जो कर गया, ठीक है। तो आपके लिए भी मैं बताता हूँ, 12th क्लास के बच्चे हैं ना, आपको मैं एक साइकोलॉजिकल बूस्ट देता हूँ बहुत तगड़ा वाला। बायो 12वीं की बहुत ईजी है, 3 चैप्टर इकोलॉजी के हैं आखिरी में, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। एक दिन लगता है चैप्टर करने में, एक दिन चैप्टर करने में और एक ही दिन क्वेश्चन करने में। 2 दिन में आप ये चैप्टर निपटा सकते हैं। एक दिन मतलब एक दिन। आपके स्कूल को जरूर नहीं है आप 6 दिन जाएं, अगर आपको अटेंडेंस 75% जरूर मेंटेन करिए। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप स्कूल मत जाइए, ठीक है, इसको नेगेटिव साइड पे मत लीजिएगा। मतलब अगर आप किसी एक दिन मॉर्निंग में फ्री हैं, इस तरह से बात कर लेते हैं, तो आप एक पूरा चैप्टर एक दिन में कर सकते हैं। मैंने किया है एक दिन में एक चैप्टर, नोट्स बने हुए हैं तो बिल्कुल ही एक दिन में हो गया, क्वेश्चन के साथ हो गया, बस नोट्स याद करने, मैक्सिमम नहीं तो 2 दिन लगा लीजिए। इन तीनों चैप्टर्स के लिए आप कोई वीडियो नहीं देखेंगे चलेगा, सिर्फ NCERT भी फाइन है। NCERT रीड कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एक दिन इसमें लग जाएगा और अगले दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके। ये 3 चैप्टर आपके उड़ जाते हैं और इनको तीनों चैप्टर को आप 6 दिनों में कर सकते हैं। बायोटेक करके 2 चैप्टर्स हैं बायोटेक के अंदर, ठीक है, एक नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स वगैरह और एक उसकी एप्लीकेशंस वगैरह, ठीक है। तो इसमें आपको वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ सकती है, NCERT प्लस क्वेश्चंस करेंगे आप। तो मेरे को लगता है एक चैप्टर 2 दिन का है, बड़ा चैप्टर नहीं है, मेरी बात पे भरोसा कीजिए, मैंने भी किया है, ठीक है। एक चैप्टर है माइक्रोब्स, एक दिन का दही बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है, दही बनाना और अल्कोहल बनाना सिखा रहे हैं। HHD ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में थोड़ा आपको याद ज़्यादा करना पड़ जाता है, बट एक दिन का चैप्टर, आप एक दिन में नोट्स बना के उसे याद कर सकते हैं, अगले दिन आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, आप फिलहाल के लिए अगर आपको साइकोलॉजिकल बूस्ट चाहिए और आप क्लास 12th में है ना, तो आप 12 से 14 दिन दे दीजिए और ये लीजिए 3, 2, 5 और 2, 7 चैप्टर आप कर दीजिए बायो के। साइकोलॉजिकल बूस्ट लीजिए आप, 7 चैप्टर कर डालिए 10 दिनों के अंदर अंदर। आप, मेरे को उम्मीद है कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ अभी तक स्कूल में भी कर चुके होंगे, अपनी कोचिंग में भी इतने चैप्टर कर चुके होंगे। 7 मैंने आपको यहाँ बताए, 3 यहाँ। कहाँ से करने हैं? ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए यार, फ्री के पढ़े हुए लेक्चर्स, इतने बड़े बड़े टीचर्स के फ्री लेक्चर पढ़े, आपके पास तो सारे रिसोर्सेज है, खुद करिए। किससे पढ़े मत सोचिए, कैसे पढ़ें ये सोचिए, है ना। आप अगर ये 2-3 चैप्टर आप कर चुके हैं तो 13 या 14 चैप्टर, शायद 13 ही चैप्टर हैं, उसमें से आपने 10 चैप्टर निपटा लिया, आप एक सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट फ्री हैं। टाइम टू टाइम इसे रिवाइज करते रहिएगा। और 11वीं क्लास के चैप्टर्स अगर बायोलॉजी के आपको करने हैं तो 11वीं क्लास के लिए आप अपना एक फेवरेट डे सेलेक्ट कर लीजिए कि मेरा फेवरेट डे मंडे है या मेरा फेवरेट डे ट्यूसडे है या मेरा फेवरेट डे वेडनेसडे है। और उस दिन अगर आप मॉर्निंग में फ्री हैं या आप सैटरडे संडे में से कोई एक दिन मॉर्निंग में फ्री हैं तो एक पूरा दिन लग करके एक चैप्टर करने की कोशिश करिए। एक चैप्टर एक दिन में नहीं होता है। आपके पास अगर नोट्स हैं तो नोट्स याद करिए, एक पूरे दिन में याद हो जाएंगे। मैं याद करके दिखा चुका हूं, मेरे को याद हो जाते थे एक दिन में। 8-9 घंटे पढ़ाने के बाद, आने के बाद भी मैं 3-4 घंटे में एक चैप्टर याद कर लेता था। और मेरा ब्रेन आपके मुकाबले बहुत स्लो होगा। एक एज के साथ जो है लर्निंग पावर बहुत ज़्यादा घटती है। मुझे इसका लॉजिक नहीं पता प्रूफ, बट सच्चाई तो यही है, दुनिया यही कह रही है। तो आप इसमें एक दिन सेलेक्ट कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। 19 चैप्टर हैं, 38 हफ्तों में कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आप एक हफ्ते में सेलेक्ट करिए एक दिन जिसमें आप पूरा उस चैप्टर के नोट्स बना लीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है और नोट्स हैं तो याद कर लीजिए।
2-4 दिन बाद फिर से एक दिन निकाल लीजिए, हफ्ते का कोई एक रैंडम डे, और आप उस दिन सुबह 8 बजे उठ करके 8 से 2-3-4 बजे तक वो एक चैप्टर निपटाने की कोशिश करिए, 8 बजे से 8 बजे तक करने की कोशिश करिए, आपको बूस्ट मिलेगा। यही एक तरीका होता है साइकोलॉजिकल बूस्ट का। आज अगर 11th क्लास में वेलोसिटी स्लो थी और एवरेज स्पीड को बढ़ाना है ना, तो 12वीं में दुगनी तिगनी स्पीड से भागोगे, एवरेज वही आ जाएगा। आप मेरी बात समझ गए। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा था कि मैं एक टोटल फ्री टेस्ट सीरीज और एक टोटली फ्री फिजिक्स का लेवल अप कोर्स, ठीक है। पूरा कोर्स शायद मेरे लिए पढ़ाना यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। एक लेवल अप कोर्स आपके लिए लाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप तब तक के लिए आप मेरी एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप देख सकते हैं एपेक्स एजुकेशन, इस ऐप पे अभी आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी आपको उस पर कुछ भी नहीं दिखेगा, 4-5 दिनों के अंदर आपको इसमें दिखता जाएगा। आपको एक बैच कोड प्रोवाइड होगा जिसमें आपको टाइम टू टाइम टेस्ट मिल जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। बायोलॉजी के लिए मैं टेस्ट बनाने के लिए केपेबल नहीं हूँ, आगे बना पाया तो भी प्रॉमिस नहीं करूँगा किसी से हेल्प लेके। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मैं आपको लाजवाब टेस्ट प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आपकी टेस्टिंग चेक होती रहेगी टाइम टू टाइम। और आप जिस पे पढ़ रहे हैं उस पे विश्वास रखिए, किससे पढ़ूं वाला क्वेश्चन को हटा करके कैसे पढ़ूं पे बिलीव करिए। थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।